एक्सेलरेशन के स्पीड इंक्रीज होती रहती है। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो एक्सेलरेशन का क्या होगा? एयर इसलिए स्पीड इंक्रीज होती रहती है क्योंकि हमारे पास वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, स्पीड बढ़ती रहती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट वैक्यूम में करता है तो इस टाइप ऑफ मोशन को याद रखेंगे। हमने 6 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी ना, तो उनमें से टाइप ऑफ मोशन कौन सी बनेगी? सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब एक काम करो जरा, रबा तबस्सुम, रबा बेटा आप एक्सप्लेन करो कि जब ऑब्जेक्ट एयर में गिरता है तो क्या होता है, डिटेल से जरा। जब ऑब्जेक्ट एयर में गिरता है तो क्या होता है? यस, रबा तबस्सुम, कैन यू हियर मी? यस रबा। Rabbi, your mic is unmute, but I can't hear you. रबा, अगर आप हैंड फ्री यूज कर रही हो ना तो आप हैंड फ्री यूज ना करो, हैंड फ्री को निकाल कर फिर बोलो तो शायद आवाज आएगी। Yes. No, Rabbi, I can't hear you. चलो समीर तुम एक्सप्लेन करो, समीर अहमद। सर इनिशियली जब हम ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन 9.8 सेंटीमीटर होती है इसकी, और इसमें हमें जो है वो 5 फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। सर जब वैक्यूम के अलावा जब एयर में जब फ्री फॉल होता है तो उसमें हम 5 फैक्टर जो है वो माइंड में रखते हैं। एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन, एक वेट, एक एयर रेजिस्टेंस और 5वां लास्ट वाला रिजल्टेंट फोर्स। और जब हम ड्रॉप करते हैं इनिशियली तो वेलोसिटी 0 होती है और इनिशियल इसके जो एक्सेलरेशन होती है 9.8 सेंटीमीटर होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जी जी। और जैसे वो ड्रॉप होता रहता है नीचे तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो एयर रेजिस्टेंस के साथ जैसे कैंसिल आउट होती रहती है और उसकी एट द पॉइंट आगे उसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाती है। चलो तुम इसको इस तरह कर लो मैं तुमसे कहता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट को इनिशियली हम ड्रॉप करते हैं एयर में, जब ऑब्जेक्ट को इनिशियली हम एयर में ड्रॉप करते हैं तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी 0 होती है। एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एयर रेजिस्टेंस कितनी होती है? एयर रेजिस्टेंस 0 होती है। रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होती है? वेट प्लस एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं इस वक्त, तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर हुई? वेट के बराबर हो गई। चलो अब ऑब्जेक्ट गिरना शुरू हो गया। और जब ऑब्जेक्ट गिरना शुरू करेगा तो स्पीड इंक्रीज होगी। एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज होगी। रिजल्टेंट फोर्स भी डिक्रीज होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स है वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस के बराबर है। रिजल्टेंट फोर्स वेट प्लस एयर रेजिस्टेंस के बराबर नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस के बराबर है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस माइनस हो रही है और वो बढ़ रही है तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कम होती रहेगी ना फिर, ठीक है। तब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी। जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी तो उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। और वेट क्या रहेगा? वेट कांस्टेंट रहेगा। चलो सही है। अब एयर रेजिस्टेंस स्पीड बढ़ती रही, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती रही, स्पीड बढ़ती रही, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती रही। अब एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वेट के बराबर हो गई। एयर रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गई? वेट के बराबर हो। तो अब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी एयर रेजिस्टेंस से। रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई? 0 हो जाएगी। 0 हो गई। एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो 3 दफा।
जीरो हो गई, जब सॉरी फोर्स जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, जीरो, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट, कांस्टेंट। और टर्मिनल कांस्टेंट का वेलोसिटी पूरा कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है भाई, क्लियर है सबको ये बात? सही है। तो ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस किया था। अब अगर फर्ज करें हम एक ग्राफ बनाते हैं फॉर ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर, ठीक है। अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं फॉर ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर, और वो ग्राफ हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, समथिंग लाइक दिस। अब देखें इसमें जो है हम क्या शो कर रहे हैं, हम ये शो कर रहे हैं कि शुरू में उसका एक्सेलरेशन क्या था, 9.8 कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। लेकिन फिर यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, और यहीं पर ही वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी वैल्यू अगर ग्राफ से निकालें, ये इसकी वैल्यू होगी कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, ये वैल्यू कहलाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, ये वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है भाई, ऑल राइट। चलिए हमारी टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें। अब ज़रा थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए। छोटा सा सवाल ये है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से ड्रॉप किया, वो नीचे आके गिर गया। दूसरे ऑब्जेक्ट को भी हमने यहाँ से ड्रॉप किया, वो नीचे आके गिर गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है ये वैक्यूम में गिर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है किस में गिर रहा है, एयर में गिर रहा है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट का जो है अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर इस ऑब्जेक्ट का हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, तो फिर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कर्व बनेगा, क्योंकि एयर में आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट की तरफ जाती रहती है, एक्सेलरेशन आपका ऐसा ऐसा डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे एयर रेसिस इंक्रीज होती रहती है। ठीक, अब तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ऐसे करते हैं भाई कि देखो, अगर फर्ज करो कि हमने जो है वो एक ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ से ऊपर छोड़ दिया है, ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर वापस नीचे यहीं पर ही आ गया। तो इस ऑब्जेक्ट का आपको बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ऑब्जेक्ट का आपको क्या बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट करो वैक्यूम में मूव कर रहा है। पहले आपने ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका और फिर ऑब्जेक्ट फाइनली वापस नीचे आ गया। वैक्यूम में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी वो 0 होगी या मैक्सिमम होगी? हाँ, इधर इसका जवाब दें मुझे। जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे होंगे तो उसकी इनिशियल स्पीड मैक्सिमम होगी या 0 होगी? सर किसी ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे इनिशियली जब थ्रो कर रहे होंगे इसको तो 0 से बढ़ेगी नहीं, या मैक्सिमम होगी फिर बाद में लूज होगी? देखो, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है या कम होती है, ये बताओ चलो। कम होती है। कम होती है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और उसकी स्पीड कम हो रही है तो शुरू में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो कम हो रही होगी, सही और सही। शुरू में अगर स्पीड 0 होगी तो फिर वो कम कैसे होगी? ठीक है, तो शुरू में जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है स्पीड। तो फर्स्ट करिए ये मैक्सिमम स्पीड है। अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, स्पीड कम हो रही है, कम होते 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 ये टॉप पर पहुंच गया ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट टॉप पर पहुंच जाएगा तो वहाँ पहुंच के स्पीड क्या हो जाएगी, वहाँ पहुंच के आपकी स्पीड क्या हो गई, स्पीड आपकी 0 हो गई। स्पीड 0 हो गई। अब जब ऑब्जेक्ट वापस आएगा तो फिर से उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो अब जो इसकी स्पीड बढ़ेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, लाइक दिस। बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, और जैसे ज़मीन से टकराएगा, ज़मीन से टकराते उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़मीन से टकराते उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। ये मैंने ऑल ऑफ अ सडन स्पीड 0 क्यों कर दी, क्योंकि ज़मीन से टकरा गई।
टकरा गया। अब अगर फर्स्ट करें कि ये 0.1 है, ये 0.2 है और ये 0.3 है, तो ग्राफ पर जो इनिशियल पॉइंट है 1 वो हमने यहाँ शो किया हुआ है, जो 0.2 है वो हमने ग्राफ पे यहाँ शो किया हुआ है जब इसकी स्पीड 0 हो गई थी, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था, और जो 0.3 है वो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है जब वो जमीन से टकरा कर रुक गया था। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एरिया निकालूं, ये एरिया निकालूं, तो ये एरिया क्या शो करेगा? ये एरिया शो करेगा डिस्टेंस फ्रॉम 0.1 to 0.2। अगर हम ये एरिया निकालें तो एरिया क्या शो करेगा? शो करेगा डिस्टेंस फ्रॉम 0.2 to 0.3। अब मुझे बताया दोनों एरियाज जो हैं बराबर आना चाहिए या अनइक्वल आना चाहिए? आपके ख्याल में दोनों एरियाज इक्वल आना चाहिए या अनइक्वल आना चाहिए? जल्दी इक्वल बोलो। आने चाहिए। इक्वल आएंगे। दोनों एरियाज इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल आना चाहिए क्यों? अपडेट जितना ऊपर गया उतना ही वापस नीचे आया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई सब लोग? तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना। फर्ज करें कि हमने जो है एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, फिर वहां से ऑब्जेक्ट नीचे गिरा और नीचे यहाँ पर इधर आके गिरा। ठीक है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए तो ग्राफ उसी तरह से बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड से फेंक रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर जाता रहेगा, ये इनिशियल पॉइंट है 1, ऑब्जेक्ट ऊपर जाते थे मैक्सिमम जाएगा 0.2, ऑब्जेक्ट 0.2 पे जब पहुंचेगा तो स्पीड क्या हो चुकी होगी? 1 बढ़ गई। फिर ऑब्जेक्ट यू टर्न लेगा, नीचे गिरेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते फाइनली जब वो जमीन से टकराएगा 0.3 पर, तो उसकी स्पीड ऑल ऑफ अ सडन क्या हो जाएगी? 0। लेकिन अब जो ये ग्राफ बना है, इस ग्राफ में जो ये एरिया है और जो ये एरिया है, ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर होंगे? क्योंकि जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2 है वो कम है कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 3। 2 से लेकर 3 तक आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम 0.1 to 0.2। तो चूँकि आपने 0.2 से लेकर 0.3 तक का डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है, इसमें जो नीचे वाली ट्रायंगल है क्योंकि 0.2 से 0.3 का डिस्टेंस शो कर रही है, उसका एरिया ज़्यादा होगा कंपेयर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि 1 से 2 तक का डिस्टेंस शो कर। ठीक है ना? सही क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर ये हमने एयर में थ्रो किया है। एयर ने, ये सब कुछ वैक्यूम में चल रहा है, ये सब कुछ सही। वैक्यूम में चल रहा है। अगर एयर आ जाएगी ना तो फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, फिर ये कर्व हो जाएगा ना। ठीक है। अब इसको और ज़्यादा एक और एंगल से देखते हैं। फर्ज करें कि एक ज़मीन है, यहाँ से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया, सब वैक्यूम में चल रही सारी बातें। बॉल को ड्रॉप किया, बॉल ने बाउंस किया और बॉल जब बाउंस कर कर वापस वहीं आ गई जहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया। इसका हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए जिस वक्त हम बॉल को ड्रॉप कर रहे होंगे उस वक्त बॉल की स्पीड क्या होगी? 0। ये आपका 0.1। तो जैसे बॉल नीचे गिरेगी उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ती रहेगी। यूनिफॉर्मली क्यों बढ़ती रहेगी? क्योंकि अब वैक्यूम में गिरा रहे हैं आप उसको। अब बॉल जो वैक्यूम में गिरती जा रही है, अब बॉल जो है वो रिबाउंड करने वाली, बॉल टकराएगी जमीन से। तो बॉल जैसे जमीन से टकराएगी तो उसकी स्पीड 0 होगी, लेकिन उसकी स्पीड जब 0 होगी तो वो बॉल जमीन पर पड़ी नहीं रहेगी बल्कि वो रिबाउंड कर रही है। और रिबाउंड करने के लिए यानी कि जब वो ऊपर की तरफ रिबाउंड करेगी तो उसकी स्पीड को मैक्सिमम होना चाहिए जब वो रिबाउंड करेगी, लेकिन वो स्पीड मैक्सिमम नेगेटिव में होनी चाहिए। तो बॉल ने जमीन से टकराई, बॉल की स्पीड 0 हुई और फिर उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड गेन करी, यानी कि ऊपर वापस जाने की। अब ये ऊपर जब वापस जाना शुरू करेगी तो उसकी स्पीड फिर से कम होना शुरू होगी, और कम होते होते फाइनली जब ये 0.3 पर पहुंचेगी तो उसकी स्पीड फिर से 0 होगी। ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये 0.2 को शो कर रहा है। और 0.2 पे क्या हो रहा है? 0.2 पे हो रहा है कि बॉल की स्पीड बढ़ते बढ़ते एकदम बॉल जमीन से टकराई और उसकी स्पीड नेगेटिव में हो गई। क्यों नेगेटिव में हो गई? क्योंकि अब उछल के उसको वापस जाना, और फिर ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड फिर से कम होती रही नेगेटिव में, फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पहुंच के फिर से 0। अब फिर वो वाली बात है कि अगर ये इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं और इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, ये दोनों एरियाज क्या आएंगे? अगर ये एरिया ए है और ये एरिया बी है तो इस डायग्राम में जो एरिया ए होगा
वो बराबर आएगा किसके, वो बराबर आएगा एरिया बी के बराबर आएगा, क्योंकि बॉल जितना ऊपर से नीचे आएगी उतना ही वापस नीचे से ऊपर गई। ठीक है, ये बताइए वाली बात समझ में आ गई सब लोगों के जो मैंने ग्राफ बनाया? सर एक बार फिर बता दूं। एक बार फिर सुने। देखिए हम सिंपली हमने बॉल को वैक्यूम में एक जगह से ड्रॉप किया, बॉल ने बाउंस बैक करके वापस उतनी हाइट पर आ गई जितनी हाइट पर उसको छोड़ा। यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ज़मीन से टकराते वक्त बॉल ने एनर्जी लूज नहीं की, इसलिए उसे दोबारा अपनी हाइट दोबारा से गेन कर ली, जिस हाइट से उसको ड्रॉप किया था। और जब आप बॉल को ड्रॉप करेंगे यानी कि पॉइंट 1 पे जब आप होंगे तो बॉल की स्पीड 0 होगी। अब जैसे जैसे बॉल नीचे गिरती रहेगी बॉल की स्पीड बढ़ती रहेगी और यूनिफॉर्मली बढ़ती रहेगी। ओके, वैक्यूम में जब किसी को गिराते हैं तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ती है। तो जैसे 2 पे टकराएगी तो 2 पे टकराती उसकी स्पीड फिर नेगेटिव में हो जाएगी मैक्सिमम, यानी कि ऊपर की तरफ रिबाउंड करने के लिए। तो आपने 2 पर की स्पीड को एकदम जो है नेगेटिव में ले आया। ठीक है, ये नेगेटिव में स्पीड आ गई, अब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। ओके और सर। जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो उस वक्त उसकी स्पीड नेगेटिव होगी बेशक, लेकिन मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि ऊपर जाते रहो तो स्पीड मैक्सिमम होगी। अब जैसे बॉल ऊपर जाती रहेगी उसकी नेगेटिव वाली स्पीड कम होती रहेगी और कम होते होते फाइनली 3 पे पहुंच कर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ये दोनों एरियाज इसलिए बराबर हैं कि 1 से लेके 2 तक की हाइट और 2 से लेके 3 तक की हाइट क्या है, बराबर है, इसलिए। अब अगर आपने इस चीज़ को समझा है तो फिर आप ज़रा मुझे बताएं कि इस सिचुएशन का ग्राफ कैसे बनेगा। ये आपकी बॉल है भाई, और आपने इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, ये पोजीशन 1 है। बॉल जमीन से टकराई, ये पोजीशन 2 है। बॉल रिबाउंड करके वापस गई, लेकिन बॉल उतना ऊपर वापस नहीं गई, यानी कि उसने कुछ एनर्जी लूज की, ये पोजीशन 3 है। फिर बॉल ने यूटर्न लिया, बॉल नीचे आई, फिर जमीन से टकराई, तो पोजीशन 4 हो गई। बॉल ने फिर रिबाउंड किया और बॉल बस यहाँ तक गई, पोजीशन 5। फिर बॉल ने यूटर्न लिया और बॉल यहाँ से टकरा गई, पोजीशन 6। और यहाँ पे आके फिर बॉल स्टेशनरी हो गई, यानी कि रेस्ट में। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इस सिचुएशन को देखते हुए इस सिचुएशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, फटाफट आप सब लोग ट्राई करें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं और मुझे इसकी तस्वीर शेयर करें व्हाट्सएप पे। कॉपी पर ये ग्राफ बनाएं और उसकी तस्वीर लेके शेयर करें व्हाट्सएप पे जल्दी इंशाल्लाह। तो ये 2 मिनट है आपके पास, इसकी तस्वीर ड्रॉ करें, इसका डायग्राम बनाएं, इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं सिचुएशन का और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें आप। क्या है यहाँ 2 पॉइंट पे लगी, 2 पॉइंट क्या है यहाँ फिर से इंक्रीज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हुई थी नेगेटिव में इंक्रीज हुई, लेकिन उसकी जगह
कीजिए। कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था? आखिर चीज़ क्या समझी थी आप लोगों ने? ये ग्राफ समझ लिया था? जल्दी बताएं। नहीं, ये चीज़ नहीं समझी थी आपने? आपने खुद बनाने के लिए दिया था हमें। अच्छा, उसके बाद से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं मुझे पता ही नहीं चला मैं पढ़ाए जा रहा हूँ। अच्छा, भी देखें यहाँ पर हुआ क्या हुआ। ऐसा तो कि आपने पॉइंट 1 से ऑब्जेक्ट को रिलीज़ किया। तो पॉइंट 1 से जब आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज़ किया तो ऑब्जेक्ट की स्पीड पॉइंट 1 पे 0 थी। अब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता रहा, उसकी स्पीड बढ़ती रही, नीचे गिरता रहा, उसकी स्पीड बढ़ती रही, नीचे गिरता रहा, उसकी स्पीड बढ़ती रही। पॉइंट 2 पर पहुँच के क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ने रिबाउंड किया। तो पॉइंट 2 पे पहुँचे जब ऑब्जेक्ट रिबाउंड करेगा तो उसकी स्पीड नेगेटिव में चली जाएगी, नेगेटिव में चली गई। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट जो है वो रिबाउंड करके ऊपर की तरफ यानी 3 की तरफ जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। और 3 पर पहुँच के उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। 3 पे पहुँच के फिर वो यू टर्न लेगा तो अब उसकी स्पीड पॉजिटिव में आ गई। अब वो 3 से 4 की तरफ यानी कि नीचे गिर रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और 4 पर पहुँच के वो फिर रिबाउंड करेगा, तो इस सामने रिबाउंड दिखा दिया ये। अब 4 पे रिबाउंड करके वो नेगेटिव स्पीड में ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि 5 की तरफ जा रहा है।
और 5 पर पहुंच के उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। 5 पर पहुंच कर वो एक लम्हे के लिए रुकेगा और फिर दोबारा से यूटर्न लेगा। अब इसकी स्पीड दूसरी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगेगी और 6 पर पहुंच कर वो ज़मीन से टकराएगा और ऑल ऑफ अ सडन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन वो स्टॉप हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया इसका ग्राफ। अब मैं ये कह रहा था कि जो ये एरिया ए है, इस डायग्राम में जो ये एरिया ए है, ये एरिया ए जो है वो एरिया बी के बराबर नहीं होगा, बल्कि एरिया ए एरिया बी से बड़ा होगा। अब एरिया ए जो है वो एरिया बी से बड़ा क्यों होगा? देखिए, एरिया ए जो है वो एरिया बी से बड़ा इसलिए होगा क्योंकि एरिया ए का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। इस डायग्राम में जो 1 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस है वो एरिया ए है, और जो एरिया बी है वो पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 3 तक का डिस्टेंस है। तो चूँकि एक अंधा आदमी भी देख के बता सकता है कि पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो लिहाजा एरिया ए ज़्यादा होगा कंपेयर टू एरिया बी। लेकिन जो एरिया बी होगा वो एरिया सी के बराबर होगा, लेकिन इस डायग्राम में जो एरिया बी होगा वो एरिया सी के बराबर होगा। इस डायग्राम में जो एरिया बी है वो एरिया सी के बराबर इसलिए होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 से 3 तक जितना डिस्टेंस कवर करेगा जो कि एरिया बी के बराबर है, उतना ही डिस्टेंस वो पॉइंट 3 से पॉइंट 4 तक कवर करेगा जो कि एरिया सी के बराबर है। इसी तरह से एरिया डी जो है वो एरिया ई के बराबर होगा। इसी तरह से जो एरिया डी है वो एरिया ई के बराबर होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एरिया डी का मतलब है कि जितना डिस्टेंस आप पॉइंट 4 से 5 कवर करेंगे उतना ही आप डिस्टेंस पॉइंट 5 से 6 कवर करेंगे जो कि एरिया ई के बराबर है। ठीक है, एरिया वाली बात समझ में आ गई सब लोगों के? दूसरा मैं ये कह रहा था, ये चीज़ मैं समझा रहा था जो कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं लिखता रहा। दूसरा मैं समझा रहा था कि जब आप किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिबाउंड दिखाते हैं, जब कोई बॉल फर्स्ट में बॉल ऊपर से नीचे गिरी, ज़मीन से टकराई और रिबाउंड किया उसने, तो जब आप वैक्यूम में जब कोई बॉल नीचे गिर के रिबाउंड करती है तो आप जो है
अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। ऑलराइट, तो मैं ये कह रहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, अब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट रिबाउंड करता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिबाउंड करता है। तो जब वो ऑब्जेक्ट रिबाउंड करता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हम उस रिबाउंड को कैसे शो करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम उस रिबाउंड को ऐसे शो करते हैं कि इनिशियली स्पीड 0 होती है और ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिरते गिरते उसकी स्पीड बढ़ती रहती है। फिर जैसे वो ज़मीन से टकराता है तो ज़मीन से टकराने के बाद उसकी स्पीड नेगेटिव हो जाती है। तो उस नेगेटिव स्पीड को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राफ को डायरेक्ट नेगेटिव में यूँ करके ले जाते हैं। तो जब हम ग्राफ को डायरेक्ट नेगेटिव में यूँ करके ले जाते हैं तो बेसिकली हम ये शो कर रहे होते हैं कि यहाँ पर रिबाउंड हो गया और बॉल की स्पीड नेगेटिव हो गई। अब बॉल जब ऊपर की तरफ जाने लगेगी तो ऊपर की तरफ जाते जाते बॉल की स्पीड नेगेटिव में होगी लेकिन कम होने लगेगी, और कम होते होते जब बॉल यहाँ पर पहुँच जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर तो उसकी स्पीड दोबारा से क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड दोबारा से 0 हो जाएगी, ठीक। तो उसकी स्पीड जो है दोबारा से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम जो ये वर्टिकल लाइन शो करते हैं तो ये वर्टिकल लाइन बेसिकली हम इसलिए शो करते हैं क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि बॉल जो है वो तकरीबन ऑल ऑफ अ सडन रिबाउंड कर गई है, यानी हम ये अज्यूम करते हैं कि बॉल जो है तकरीबन 0 सेकंड में जो है रिबाउंड कर गई, ठीक है। बॉल जो है ऑल ऑफ अ सडन जो रिबाउंड कर गई यानी कि तकरीबन 0 सेकंड में रिबाउंड कर गई है। तो चूँकि बॉल जो है वो ऑल ऑफ अ सडन रिबाउंड कर गई है, 0 सेकंड में रिबाउंड कर गई है, तो लिहाजा हम इसको बिल्कुल वर्टिकल बना देते हैं। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखा जाए तो बॉल ज़मीन से टकराती है, टकरा के रुकती है और फिर रिबाउंड करती है। तो जब बॉल ज़मीन से टकराती है, टकरा के एक लम्हे के लिए रुकती है और फिर रिबाउंड करती है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें थोड़ा सा क्या लगता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उस टाइम की वजह से क्या होता है, उस टाइम की वजह से ये होता है कि इसको अगर मैं ग्राफ पे शो करना चाहूँ तो कैसे शो करूँगा। देखें, बॉल को ड्रॉप किया, स्पीड 0 है, स्पीड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई, अब ये बॉल टकराई। जब बॉल टकराएगी, रिबाउंड करेगी, तो फिर मैं इस ग्राफ को वर्टिकल नीचे नहीं बनाऊंगा बल्कि इस ग्राफ को तो अब जब ये बॉल रिबाउंड करेगी तो उसका रिबाउंड में वर्टिकल लाइन से नहीं दिखाऊंगा बल्कि उसके रिबाउंड में थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस में दिखाऊंगा, हल्का सा यूं करके। तो रिबाउंड मैंने क्रॉस में दिखा दिया थोड़ा सा, ये रिबाउंड हो गया। उसके बाद बॉल फिर से ऊपर जाने लगेगी तो उसकी स्पीड कम होती रहेगी और फाइनली जब वो ऊपर पहुंच जाएगी तो स्पीड 0 हो जाएगी। अभी जो मैंने रिबाउंड क्रॉस में दिखाया है, ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है, ये वो टाइम है जिस वक्त बॉल जो है ज़मीन से टकराई है। ये वो टाइम है जिस टाइम पर बॉल ज़मीन से टकराई है, और ये वो टाइम है जब बॉल रिबाउंड करके ऊपर जाना शुरू किया है बॉल ने, और ये वो टाइम है जब बॉल की स्पीड एक लम्हे के लिए 0 हुई थी। तो बेसिकली यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो टाइम है, इस टाइम में 3 काम हुए। पहला काम क्या हुआ, बॉल ज़मीन से टकराई, फिर टकराती बॉल की स्पीड जो है वो 0 हो गई, और फिर बॉल की स्पीड दोबारा से नेगेटिव में बॉल ने स्पीड गेन की और बॉल ने रिबाउंड किया। तो ये जो पूरे का पूरा टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टाइम क्या कहलाता है, ये पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है कहलाता है टाइम ऑफ इम्पैक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट कहलाता है। तो जब बॉल ज़मीन से टकराई और जब टकरा के ऊपर गई, जब टकरा के ऊपर गई तो जब बॉल के टकराने से लेकर रिबाउंड करने तक का जो टाइम है, ये टाइम जो है ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट कहलाता है। ये जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, जब इसको हम नेग्लिजिबल अज्यूम करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हम ग्राफ को वर्टिकल बना देते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं कि भाई बॉल टकराई भी इसी वक्त, स्पीड 0 भी इसी वक्त हुई और ये रिबाउंड भी इसी वक्त हुई। लेकिन जब आप डिटेल में दिखा रहे होते हैं कि नहीं यार ये टाइम को शो करो कि कितनी देर में बॉल टकरा के वापस आई है, तो फिर ग्राफ थोड़ा सा टिल्ड बना देते हैं, ठीक है। तभी आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में खुद ही चीज़ की सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होगी कि कहाँ पर आप टाइम ऑफ इम्पैक्ट को काउंट कर रहे हैं और कहाँ पर आप टाइम ऑफ इम्पैक्ट को जो है नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस ग्राफ में खुद ही बात क्लियर होगी कि कहाँ पर आप टाइम ऑफ इम्पैक्ट को जो है वो शो कर रहे हैं और कहाँ पे आप टाइम ऑफ इम्पैक्ट को जो है वो नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि ये जो सिचुएशन थी, बॉल पॉइंट 1 से 2 पे गई थी, फिर 2 से 3 पे गई, फिर 3 से 4 गई, फिर 4 से 5 गई, 5 से फिर 6 गई। आपने इस सिचुएशन का पहले हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था,
अब आपको इसी सिचुएशन का जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब आपको इसी सिचुएशन का, सिचुएशन आपके सामने दी हुई है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आप सब लोग ट्राई करें और उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के दिखाएंगे। आपने कोई बना ग्राफ किसी का? चलो एक मैसेज आया तो है। तो स्पीड टाइम ग्राफ ही भेज दिया भाई। नाइस ट्राई, लेकिन गलत है ये। नहीं, ये भी गलत है। चलो आप लोग काम करें, आप लोग इसको ट्राई करें, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ये आप लोगों का होमवर्क है। और आप लोग की जो कल होती है क्लास आप लोगों की, तो अगर कल आप लोगों की क्लास हुई, पता नहीं कल होती है नहीं होती आप लोगों की क्लास, या जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के लाएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, वैसे ही इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।